हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने एसएससी जीडी की जो हाल ही में एग्जाम होने वाली है फरवरी के महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए लिए हैं। सभी प्रश्न एसएससी जीडी की जो पिछले 2-3 साल में एग्जाम हुई है उसकी रीजनिंग के पेपर्स में से लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करी है ताकि आपको हर एक हर एक टॉपिक की तैयारी अच्छे से करने का मौका मिले। हर एक प्रश्न में हम शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। हम जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न हल करें तो हमारे लिए समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही में आपका फंडामेंटल नॉलेज मजबूत हो, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। जैसे 64 का संबंध 4 से है और 100 का संबंध 5 से है, 6 का संबंध किस संख्या से है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, नंबर्स जिसमें दिए हुए हों और संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, तो हमें जो ट्रिक लगानी होती है वो ये होती है, आम तौर पे जो हमको 90% केसेस में ये ट्रिक मदद करेगी वो होती है कि हम उन प्रश्नों को उसमें ये देखें कि अगर संख्याओं के बीच में अंतर ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब या फिर गुणा या भाग से मिल सकता है, और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 64 और उसके सामने दिया हुआ है 4, तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अंतर है। दूसरा, इधर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और उसके सामने क्या दिया हुआ है, 5। अब अगर हमको स्क्वायर और क्यूब ठीक से याद है तो हम जानते हैं कि 4 का क्यूब करने पे हमको 64 मिल जाता है, 4 का घन करने पे हमको 64 मिल जाता है, 4 का घन किया तो 64 मिल गया। तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि इसका हमने घनमूल निकाल दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई, लेकिन ये यहाँ पे ये लॉजिक फिट नहीं बैठता है, क्योंकि 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है और यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो ये वाला लॉजिक तो बैठा नहीं यहाँ पे ठीक से। दूसरा क्या हो सकता है, देखो अगर 64 का हम वर्गमूल निकालें, हमने घनमूल निकाला था, वर्गमूल निकालें तो हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है, और उसका अगर हम आधा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखें तो जो 100 है, 100 का अगर हम वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें तो हमको मिलता है 10, और 10 का आधा करने पे क्या मिलता है, 5 मिलता है। मतलब अगर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो हमने पहली संख्या का वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो हमको दूसरी संख्या का आधा मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो 6 अब हमको इससे संबंधित संख्या याद करनी है, तो आधा मिला तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका 2 गुना करना पड़ेगा। 6 का 2 गुना क्या होता है, 12, और 12 किसका वर्गमूल होता है, 12 होता है 144 का वर्गमूल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं अब यहाँ पे हमको अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। डिक्शनरी को कैसे लिखा है, 20 के रूप में लिखा हुआ है। मोबिलिटी को कैसे लिखा हुआ है, 16 के रूप में लिखा हुआ है। टर्मिनेशन को कैसे लिखेंगे। अब हालांकि वो वाला लॉजिक इस प्रश्न में तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको कैसे उसको हल करना चाहिए। अधिकांश जो प्रश्न होते हैं हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से उनको हल कर सकते हैं। हमारे जो रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज के, कोडिंग डिकोडिंग के, एनालॉगी के, लेटर सीरीज के जो भी प्रश्न आएंगे वो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल होने की संभावना ज़्यादा होती है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम जानते हैं ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। क्योंकि ए पहले स्थान पे आता है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 1 हो जाती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाती है, सी की 3 हो जाती है, डी की 4 हो जाती है, और यही क्रम आगे जारी रहता है। इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 पे। कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ये हो गया फर्स्ट सीरीज। कभी कभी सेकंड सीरीज की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, जेड पे खत्म हो जाता है, उसके बाद ए से फिर से हम लिखना शुरू कर देते हैं। ए इस केस में हो जाएगा 27 पे, बी हो जाएगा 28 पे, सी हो जाएगा 29 पे, और यही क्रम आगे जारी रहता है।
कभी कभी अपोजिट लेटर के अपोजिट पेयर की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है, जैसे ए और जेड को देखो, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 27। तो जब भी दो लेटर की प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं, जैसे ए और जेड हो गया, बी और वाई हो गया इत्यादि। अब यहाँ पे देखो डिक्शनरी दिया हुआ है, डिक्शनरी DICTIONARY, और इसको एक नंबर के रूप में कैसे कोडित किया है, 20 के रूप में कोडित किया गया है। ऐसे प्रश्नों में हमको क्या होता है कि या तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लें, उनको जोड़ दें, या आपस में कुछ गुणा कर दें, तो हमको ये संख्या मिलने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अब यहाँ पे देखो इतने ज्यादा लेटर्स दिए हुए हैं और सामने सिर्फ 20 दिया हुआ है, तो उसमें एक लॉजिक ये हो सकता है कि हम लेटर्स की संख्या को काउंट कर लें। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए कितने लेटर हैं, यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेटर है यहाँ पे 10, और 10 का 2 गुना क्या होता है, 20 होता है। इसी प्रकार देखो मोबिलिटी में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, और 8 का 2 गुना क्या होता है, 16 होता है। तो यही हुआ है कि जितने भी नंबर ऑफ लेटर हैं उनका 2 गुना लिखा गया है। इसी प्रकार अब देखो टर्मिनेशन में कितने लेटर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर हैं, 11 का 2 गुना होता है 22। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इतने कॉन्फिडेंटली हमने इसको कैसे ज्ञात कर लिया, उसके लिए हमको जरूरी है कि ये वाले कॉन्सेप्ट पूरी तरह पता हो। अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह पता होंगे तो हम ये जान पाएंगे कि डिक्शनरी के अगर नंबर जितने भी लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 20 मिलने की संभावना तो ना के बराबर है। तो इसीलिए हम सीधे काउंटिंग पे चले गए। ये वाली क्लैरिटी हमको जब भी आ पाएगी जब हमको ये सब चीजें अच्छे से पता हो, हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई हो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, जब भी हमारे पास नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अगर अंतर कम है तो संख्याएं हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना ज्यादा है, और इसी के विपरीत अगर अंतर ज्यादा है तो गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो कैसा अंतर दिया हुआ है, 345 से 334 पे आए मतलब कितना हुआ, -11 हुआ। उसी प्रकार देखो 334 से 320 पे आए मतलब कितने का अंतर हुआ है, -14 का अंतर हुआ। 320 से 303 पे आए मतलब -17 का अंतर हो गया। 303 से 283 पे आ गए मतलब कितने का हो गया, 20 का अंतर हो गया। यहाँ पे देखो कितने का अंतर हो गया, 23 का अंतर हो गया। कैसा क्रम चल रहा है, 11 14 17 20 23, मतलब 3 के अंतर से ये संख्याएं कम होती जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -26 आ जाएगा। 260 में से अगर हम 26 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 234 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो हमको 20 से 25 सेकंड में इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। 8 मित्र हैं PQRSTUVW, एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। माना कि ये वो पंक्ति है जिसमें वो बैठ के देख रहे हैं फिल्म, और यहाँ पे वो फिल्म चल रही है, ये स्क्रीन है। 8 मित्र हैं तो 8 स्थान बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो इस साइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, और इस साइड हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। टी किसी एक कोने पर बैठा है, तो जो टी है वो या तो इस कोने पे है या फिर इस कोने पे है। क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है। अब एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई, क्यू जो है वो या तो डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, तो डब्ल्यू इधर होगा तो आर यहाँ पे होगा, और अगर आर यहाँ होगा तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा। एस सॉरी वी एस और यू के बीच में बैठा हुआ है, वी जो है एस और यू के बीच में बैठा हुआ है, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा यू। डब्ल्यू टी के ठीक दाएं बैठा है, दाएं मतलब राइट हैंड साइड पे। अब टी अगर मान लो इस कोने पे बैठा है तो उसका दायां तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो दायां हो नहीं सकता, तो फिर टी को किस कोने पे होना पड़ेगा, इस कोने पे होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, टी। और डब्ल्यू उसके ठीक दाएं पे बैठा है, मतलब डब्ल्यू क्या कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू यहाँ आ गया तो बीच में कौन आ जाएगा, उसके बाद क्यू आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया हमको। अब उसके बाद देखो हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इंफॉर्मेशन दी हुई है पी
आर पी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अच्छा, अब एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये वाला भी है, इसको ध्यान में, ये इनको तीनों को हमको साथ में बैठाना पड़ेगा। और आर जो है पी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो आर ये रहा और पी यहाँ पे आ गया, तो ये उसके बाएं पे पी आर आ जाता है। अब कितने स्थान बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। अब और देखो, पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति, पी ये रहा 1 2, तो यू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और अगर यू यहाँ पे है तो वी यहाँ पे और एस यहाँ पे। इस इंफॉर्मेशन से ही हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया। अब क्या पूछा गया है? दूसरे कोने में कौन बैठा है? एक कोने में तो टी बैठा है, उन्होंने पहले ही कहा था, तो दूसरे कोने पे यू बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। सिर्फ सिंपल से लॉजिक और कॉमन सेंस से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो 30 से 35 सेकंड से ज्यादा का समय हमको नहीं लगना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। डिक्शनरी के अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न आया है। फिर से देखो यहाँ पे, जो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमको इनिशियल कॉमन लेटर्स ढूंढने। अब देखो यहाँ पे क्या है, डी यू यहाँ पे कॉमन है, इन सभी में डी यू कॉमन है। तो अब बच क्या रहा है? आर मैंने कैपिटल लिख दिया है, उसके बाद टी, उसके बाद फिर तीसरे में बच रहा है बी, चौथे में बच रहा है एस और पांचवे में बच रहा है एस। अब देखो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? बी आता है दूसरे स्थान पे, आर आता है 18वें स्थान पे, टी आता है 20वें स्थान पे, एस आता है 19वें स्थान पे और एस आता है 19वें स्थान पे। सबसे पहले बी आएगा। बी मतलब कौन सा हुआ? ये तीसरे नंबर का शब्द हुआ, तीसरे नंबर का शब्द हुआ। तो अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में तीन से शुरू, हमारा उत्तर 3 से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हो गया। तो अब हमारे जो उत्तर की शुरुआत हो रही है वो तो 3 से, तो मतलब पहला जो लेटर होगा वो 3 से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा रूल आउट हो गया। उसके बाद देखो इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है? उसमें सबसे पहले लेटर आ रहा है हमारे पास 18। 18 मतलब कौन सा? 1। तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब अब कौन सा वाला ऑप्शन रूल आउट हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी रूल आउट हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। अब 19 आ रहा है मतलब ऑप्शन नंबर वर्ड नंबर 4 और 5। अब इसमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। देखो एस तो यहाँ पे कॉमन मिल गया, अब फिर टी फिर से यहाँ पे कॉमन मिल गया, फिर है ई और फिर है बी। बी है मतलब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 3 1 5, 3 1 5 मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर साबित होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पे? कोड भाषा में लेमन को कैसे लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है, LEMON। इसको कैसे लिखा हुआ है? ELMNO। क्लस्टर को कैसे लिखेंगे देखना है। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। एल हो जाता है हमारा 12 पे, ई हो जाता है 5 पे। अब देखिए एम की क्या प्लेस वैल्यू होती है? 13 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। इसी प्रकार ई होता है हमारा 5 पे, एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे और ओ होता है 15 पे। कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। 12 से 5 मतलब -7 हुआ, 5 से 12 मतलब +7 हुआ, 13 से 13 मतलब 0, 15 से 14 मतलब -1 और यहाँ पे +1। कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि इनको इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, 5 12 13 14 15। क्लस्टर में अगर ये लॉजिक लगाएं तो कैसे होगा? CULCLUSTER। तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एल होता है 12 पे, यू होता है 21 पे, एस होता है हमारा 19 पे, टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो फिर ये कैसे हो जाएगा? 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। 3 मतलब सी और 5 मतलब ई। कहाँ, कौन सा ऑप्शन सी ई से शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 शुरू हो रहा है। सिंपल से लॉजिक से हमने इसको हल कर लिया। आगे चलते हैं। फिर से अब ये लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर से हमारी हेल्प करेगा। डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 4, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी की प्लेस वैल्यू होती है 7,
P की प्लेस वैल्यू होती है 16, S की प्लेस वैल्यू होती है 19 और Q की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 17। 4 से लेके 7 पे आए मतलब कितना हो गया, +3 हो गया। 11 से लेके 16 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, +5 हो जाता है। 12 से लेके 19 पे +7 हो जाता है और 8 से लेके 17 पे मतलब ये कितना हो जाता है, +9 हो जाता है। कैसे बढ़े, +3 +5 +7 +9। F की प्लेस वैल्यू होती है 6। 6 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9। 9 मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 मतलब होता है आई। हमारा उत्तर आई से शुरू होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट होता है, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट होता है। आर, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। 18 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है, 23। 23 की प्लेस वैल्यू, 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डब्ल्यू की होती है, तो क्या होगा, डब्ल्यू आ जाएगा। 7, एल होता है 12। 12 में 7 जोड़ देंगे अब हम तो कितना मिलता है, 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है, आई डब्ल्यू एस, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अच्छा, 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं जो बाकियों से भिन्न हो वो ज्ञात करना है। फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैं सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे, एच होता है 8 पे और के होता है 11 पे। दूसरे वाले में देखते हैं, एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, आर होता है 18 पे। और आगे चलो, पी होता है 16 पे, एस होता है 19 पे, वी होता है 22 पे और वाई होता है 25 पे। और आगे चलो, के होता है 11 पे, एन होता है हमारा 14 पे, क्यू होता है 17 पे और टी होता है 20 पे। यहाँ पे देखो 2 से 5 मतलब +3 हुआ, 5 से 8 मतलब +3 हुआ, 8 से 11 मतलब +3 हुआ। यहाँ था 8 से 12 मतलब +4, 12 से 15 मतलब +3, 15 से 18 मतलब +3, 16 से 19 +3 हुआ, 19 से 22 +3 हुआ, 22 से 25 +3 हुआ। इसी प्रकार 11 से 14 +3 हुआ, 14 से 17 +3 हुआ और 17 से 20 +3 हुआ। पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन में सभी में +3 हो रहा है और दूसरे ऑप्शन में शुरू में यहाँ पे ये +4 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बाकियों से भिन्न होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे सवाल है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें हमको लॉजिक ये लगाना होता है कि हम या तो इसको हॉरिजॉन्टली हल करेंगे या फिर वर्टिकली हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, वर्टिकली अगर हल करने जाएं तो यहाँ पे तो दो संख्याएं 38 कॉमन दी है, तो ज्यादा संभावना ये है कि हम इसको हॉरिजॉन्टली हल कर पाए। 34 38 7, 34 38 7, इसमें क्या लॉजिक है ढूंढने की कोशिश करते हैं। 34 और 38, इन दोनों का अंतर देखें तो कितना होता है, इन दोनों का अंतर होता है हमारे पास 4 का, और 4 का 2 गुना करें तो 8 होता है और 8 में से 1 घटा दे तो 7 मिलता है। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो, 46 है, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 5 है। इन दोनों का अंतर तो 8 का हो गया और 8 का 2 गुना तो 16 होता है, तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है, तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। दूसरा, बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, ये लॉजिक लगाते हैं। 34 और इस 34 और 7 से 38 कैसे बना सकते हैं। 34 और 7 से अगर 38 बनाना हो तो अगर इसका आधा कर दूं तो मेरे को मिलता है 17, और इसी प्रकार 7 का अगर 3 गुना कर दूं तो हमको मिलता है 21, मतलब कितना हो जाता है, इनको जोड़ने पे 38। ऐसे ही देखो, अगर 46 का आधा कर दें तो हमको मिलता है 23, और 5 का 3 गुना कर दें तो हमको मिलता है 15, मतलब क्या हो गया, 38 हो गया बीच वाली संख्या। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए बी सी करके 3 संख्याएं, तो हमने a बटे 2 किया और c गुणित 3 किया तो हमको b मिला। तो अब ये लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे तो 84 बटे 2 कर देंगे तो हमको कितना मिलता है, 42, और 15 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब ये हमारे पास ये वाला जो प्रश्न है, इसमें हमको फिर से पैटर्न ढूंढने की जरूरत है रिक्त स्थानों को भरने के लिए। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो संख्याएं
ये देखते हैं टोटल कितने कैरेक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो कैसा ग्रुप बन सकता है? 3 गुणित 5 का बन सकता है या 5 गुणित 3 बन सकता है, मतलब 3 3 के 5 ग्रुप बनेंगे या 5 5 के 3 बनेंगे। बड़े ग्रुप बनने की संभावना ज्यादा होती है तो मान लेते हैं 5 5 के बन रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो जब भी ऐसा हो उसके बाद दूसरा लॉजिक ये लगाना होता है कि संख्याएं अब एन ओ के, जहाँ पे सबसे बड़ा क्लस्टर दिया हो, एन के बाद ओ है और उसके बाद के है। अब देखो यहाँ पे एन के बाद रिक्त स्थान है और फिर के है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, तो हमारा उत्तर ओ से शुरू होगा। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ। एन ओ के, एन ओ के। और उसके बाद देखो यहाँ पे डी है और डी के बाद टी आ रहा है, तो डी के बाद टी आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा और यहाँ पे भी डी आ जाएगा। तो ये कैसा ग्रुप बना? एन ओ के डी टी, एन ओ के डी टी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एन ओ के। तो उत्तर क्या होगा? ओ डी। ओ डी मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी रूल आउट हुआ। ओ डी डी, ये भी डी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। राजू को कैसे लिखा गया है? राजू को लिखा गया है WFOZ के रूप में। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आर हो गई 18 पे, ए हो गया 1 पे, जे हो गया 10 पे, यू हो गया 21 पे। इसी प्रकार W हो गया हमारा 23 पे, F हो जाता है हमारा 6 पे, O हो जाता है हमारा 15 पे और Z हो जाता है हमारा 26 पे। 18 से 23 पे आए मतलब कितना हो गया? +5 हो गया। 1 से 5 पे, 1 से 6 पे आए +5 हो गया। 10 से 15 पे +5 हो गया और 21 से 26 पे +5 हो गया। सीता को कैसे लिखा गया है? SITA। इसको कैसे लिखा गया है? XNYF के रूप में। S होता है 19 पे, X होता है हमारा 24 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, T होता है हमारा 20 पे, Y होता है हमारा 25 पे, F होता है 6 पे और A होता है 1 पे। 19 से 24 मतलब +5, 9 से 14 मतलब +5, 20 से 25 मतलब +5 और ये भी +5। मोनू को कैसे लिखेंगे? MONU। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 में 5 जोड़ा तो हमको क्या मिलेगा? 18। 18 मतलब किससे शुरू होगा? R से शुरू होगा। R से एकमात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। आगे हल करने की हमको जरूरत ही नहीं है। और आगे चलते हैं, फिर से ये सिंपल जीके का एनालॉजी का प्रश्न है। बी बज करती हैं तो हैन क्या करेंगी? बी जो है, जो मक्खियां होती हैं वो उन जो साउंड निकालती है उसको बज बोला जाता है, तो हैन जो साउंड निकालती है उसको बोला जाता है क्लक। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। चर्प जो साउंड है वो बर्ड्स, चिड़िया निकालती है। बेलो, बेलो मतलब ऑक्स, बेल वगैरह जो साउंड निकालते हैं। और स्क्वीक मतलब स्क्वीरल या गिलहरी जो साउंड निकालती है उसको स्क्वीक बोलते हैं। और आगे चलते हैं, मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। दर्पण छवि हमको ज्ञात करनी है। सबसे पास में P है तो इसकी इमेज सबसे पहले बनेगी। इसकी इमेज कैसे बनेगी? इस प्रकार से बनेगी। ऐसा P किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं दिया हुआ है, तो ये रूल आउट हो जाता है। Q है, Q कैसा बनेगा? Q इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से Q बनेगा। उसके बाद R है, R कैसा बनेगा? R इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी के सब रूल आउट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। 7 का संबंध जो 113 से है, 15 का संबंध 481 से, 11 का संबंध किससे होगा? संख्याओं के बीच में अंतर काफी बड़ा है तो आप कैसे याद कर सकते हैं? वही हमारा जो लॉजिक था, स्क्वायर क्यूब से या फिर गुणा भाग से। अब 7 से 113 कैसे बना सकते हैं? इसके आसपास हम कैसे जा सकते हैं? 7 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 49 और 49 का अगर 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 98। लेकिन हमको ज्ञात करना है 113। 113 मतलब कितना जोड़ा ये इसमें? 98 में, 98 में अगर हम
10 जोड़ें तो 108 मिलेगा और 5 उधर जोड़ें, 15 जोड़ें तो हमको 113 मिलेगा। अब ये 15 कैसे हो सकता है? 7 गुणित 2 धन 1। एक लॉजिक ये हो सकता है। इसको मैं पूरा फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, पहले एक बार इसको हल कर लेते हैं। 15 का 2 गुना होता है 225, 225 का 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका 2 गुना होता है 450 और 450 और यहाँ पे फिर इसमें 31 जोड़ा, 31 मतलब 15 गुणित 2 धन 1। हाँ देखो लॉजिक क्या है, अगर a और b करके दो संख्याएं हैं तो हमने a का वर्ग किया, उसमें 2 का गुणा किया, धन a का 2 गुना लिखा मतलब 2a लिखा और उसमें फिर 1 जोड़ा, तो हमको हमारा दूसरी संख्या प्राप्त हुई। देखो जैसे यहाँ पे a 7 था, 7 का वर्ग किया 49, 49 में 2 का गुणा किया, उसके बाद 2a मतलब 7 का 2 गुना किया 14 और फिर 1 जोड़ा, तो यहाँ पे मिलता है 98 और ये हो जाता है 15। इसी प्रकार इसका वर्ग किया और 2 गुना किया मतलब 225 गुणित 2 किया, फिर 2a मतलब 15 का 2 गुना किया 30 और 1 जोड़ा, तो ये कितना हो जाता है 481। 11 है तो अब 11 का वर्ग होता है 121, इसका 2 गुना हो जाता है हमारे पास 242, 242 हो जाएगा और इसमें हम कितना जोड़ेंगे 11 का 2 गुना 22 धन 1, तो अब हमको क्या मिलेगा, ये कितना हो जाता है 242 और 22 264 और 1 265। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो लॉजिक हमने क्या लगाया, ये लगाया कि संख्या बड़ी संख्या के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो वर्ग करने से हम उसके पास में पहुंच गए। और आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है, ऑल एंजाइम्स आर विटामिन्स, वेन डायग्राम से हल करेंगे। एंजाइम से तो ये हो गया एंजाइम्स, आर विटामिन्स तो ये विटामिन्स का सर्कल हो गया, ऑल दिया हुआ है, एंड ऑल विटामिन्स आर कार्बोहाइड्रेट, तो विटामिन के बाहर किसका सर्कल बन जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स का सर्कल बन जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। कंक्लूजन क्या क्या है, ऑल एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, ऑल एंजाइम्स, एंजाइम्स का छोटा सर्कल है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर है, बिल्कुल सही है ये वाला कंक्लूजन। कंक्लूजन एक पूरी तरह से इसका अनुसरण करेगा। नो एंजाइम इज कार्बोहाइड्रेट, तो ये वाला तो गलत है क्योंकि ऑल एंजाइम आर कार्बोहाइड्रेट है, ये वाला इसका अनुसरण बिल्कुल नहीं करता है। ओनली कंक्लूजन मस्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।